हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस का पूरी तरीके से बंद हो जाना। बिजनेस का पूरी तरीके से बंद हो जाना। तो उस कंडीशन में हमको क्या क्या बनाना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे उसमें रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बनाएंगे हम इसमें बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस वजह से हम इसमें लास्ट में क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। इसमें बनेगा बैंक अकाउंट। उसके बाद एक और बनेगा इसमें, अगर किसी पार्टनर का लोन रहेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये चार चीजें हमको इसमें सीखना है बनाना। तो सबसे पहले हम जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ये देखना है। रियलाइजेशन अकाउंट, particulars amount, particulars amount। तो जब सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखना। लायबिलिटी साइड में ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट करना जरूरी है, मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, वो सारी लायबिलिटीज हम लिखेंगे बाय साइड में। जैसे बाय क्रेडिटर्स, ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट करना कंपलसरी है, जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। बिजनेस के बंद होने ना होने से हमको उससे फर्क उसको नहीं पड़ता है, हमको उसको पेमेंट करना जरूरी है। इस वजह से बाय बिल्स पेबल, बाय लोन, अगर कोई लोन है तो किसी आउटसाइडर का लोन, पार्टनर्स का लोन उसमें भी नहीं लिखा जाएगा, किसी आउटसाइडर का लोन होगा तो लिखा जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके बाद देखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में वो एसेट्स जिनको बेचने से पैसा मिलता है, वो सारे एसेट्स टू साइड में लिखेंगे। जैसे टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू लैंड। इसके अलावा और कोई एसेट्स होंगे तो वो लिखे जाएंगे। टू डेटर्स, और डेटर्स का कौन सा वैल्यू इसमें लिखा जाएगा? ग्रॉस वैल्यू, मतलब कि प्रोविजन डिडक्ट होने से पहले वाली वैल्यू लिखी जाएगी। इतना लिखने के बाद फिर हम आएंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में ये देखेंगे कि कौन कौन से एसेट्स को बेचने से पैसा मिला है, मतलब किस किस एसेट्स को बेचने से अमाउंट रियलाइज हुआ है, वो सारी चीजें हम बाय साइड में लिखेंगे। एसेट्स को बेचने से पैसा मिलता है तो वो लिखा जाता है बाय बैंक के हेडिंग में। बाय बैंक, जैसे डेटर्स मिला, डेटर से कितना मिला, स्टॉक से कितना मिला, बिल्डिंग से कितना मिला, ये सारी चीजें लिखे और टोटल अमाउंट यहां लिखे। उसी तरह लायबिलिटीज साइड का देखेंगे कि लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में क्या बोला। अगर किसी लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में वहां बोला है तो वो अमाउंट लिखेंगे टू बैंक। उसमें जो बोला है वो उसके हिसाब से देखेंगे, किसी में डिस्काउंट है या किसी में कुछ है, उस हिसाब से लिखा जाएगा ये। और इसके बाद अगर नहीं भी बोला है लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में, अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो भी पेमेंट करना कंपलसरी है, क्योंकि बिजनेस बंद होगा तो हमारे जितने भी लायबिलिटीज हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं या बिल्स पेबल हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पैसा लेंगे ही। इसलिए क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले लायबिलिटीज का पेमेंट दिखाना कंपलसरी है। ये चीज एसेट्स में नहीं है। एसेट्स पर हमारा हक है, वो मेरी संपत्ति है, हम बेचे चाहे ना बेचे, ठीक है। जिसके बारे में बस बोला होगा बस वही लिखेंगे।
इसके बाद इसमें एक और चीज आ जाएगा, टू बैंक के नाम पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटीज का पेमेंट किया है, अगर किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटीज का पेमेंट किया है तो टू बैंक ना लिख के उस पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। जैसे अगर ए ने किया है तो एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे जिस चीज का भी पेमेंट है, जैसे अगर लोन का पेमेंट किया है तो। और अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले रहा है तो यहां पर बाय बैंक ना लिख के उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जैसे बाय बीस कैपिटल, अगर बी ने कुछ लिया है तो यहां ब्रैकेट में लिख दिया, अगर स्टॉक लिया है तो स्टॉक लिख दिए, ठीक है। अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बेचने से भी पैसा आ रहा है तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे बाय बैंक के नाम पे, बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये सारी चीजें लिखनी होती है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। अगर इधर कम है तो प्रॉफिट और इधर कम है तो लॉस आएगा, बस। इसके बाद वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के बीच में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वीडियो